हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं ब्रजभूषण अवस्थी आपका कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक में 14, 15, 16 सेक्शन को क्लियर किया था। आज मैं सेक्शन 17 पर बात करूंगा। देखिए क्या होता है। अंडर सेक्शन 17 ये सामान्य रूप से 3 पार्ट्स में आता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो डेफिनेशन ऑफ सैलरी, ये है 17(1) के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 17(1). दूसरे में आता है डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, अंडर सेक्शन 17(2). थर्ड में आता है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, अंडर सेक्शन 17(3) के अंतर्गत। तो सामान्य रूप से ये सब पार्ट्स क्या हैं? सैलरी के ही पार्ट हैं। जब हम सैलरी को डिफाइन करेंगे तो उसमें ये परक्विजिट्स भी आएगा और प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी भी आएगा। तो अब हम देखते हैं कि सैलरी को क्या डिफाइन किया गया है, सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सैलरी में एक ध्यान रखें कि यहाँ पर मानसिक कार्य से प्राप्त रेम्यूनरेशन हो या फिजिकल लेबर करके प्राप्त रेम्यूनरेशन हो, वो दोनों सैलरी हेड के अंतर्गत ही टैक्सेबल होंगे और सैलरी के डेफिनेशन को कवर करेंगे। राइट। तो अब हम देखते हैं सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे बेसिक सैलरी, राइट, इसी में वेजेस, इसी में पेंशन, ओके, पेंशन, बोनस, कमीशन, और एरियस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, उसमें चाहे डीए हो या डीपी हो, सारे के सारे ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, एन्युटी, एनुअल एक्रेशन, एक्रेशन ऑफ पीएफ एंड लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन TCCD। तो यहाँ पर देखिए, और परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। ओके, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब सैलरी को डिफाइन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, तो सारा कुछ ले लिया गया, कौन कौन सी चीज़ें सैलरी हेड में टैक्सेबल हैं और सैलरी की डेफिनेशन में इन कर रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक सैलरी, वो चाहे वेजेज हो या सैलरी हो, पेंशन हो, सारा कुछ इसी में आएगा। बोनस वर्ष में मिलता है, वो भी सैलरी।
यहाँ पर सब कुछ ये जो मिल रहा है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान दीजिएगा, ये सब एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। यहाँ कोई आउटसाइडर पेमेंट करने वाला नहीं है। यहाँ जो भी कुछ मिल रहा है वो सब एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है कि वेजेस भी दे रहा है तो एक एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, पेंशन तो पूर्व सेवाओं के बदले में सेवानिवृत्ति के बाद मिल रही है, तो वहाँ पर भी पूर्व वर्षों में हमारा एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा था, आज वहीं से हमको मिल रहा है पेंशन। कमीशन वो भी एम्प्लॉयर दे रहा है। एरियर्स, ये पीछे का एरियर्स ऑफ सैलरी, ये पिछले वर्ष की कोई हमारा पैसा बकाया था एम्प्लॉयर के ऊपर, सैलरी का अंश, वो हमें वापस मिल रहा है। ऑल टैक्सेबल अलाउंस, यदि अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि टैक्सेबल अलाउंसेस क्या हैं या अलाउंसेस क्या हैं। अलाउंसेस वे होते हैं जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त मौद्रिक लाभ देता है। राइट, जैसे सपोज करिए किसी एम्प्लॉय ने कहा, एम्प्लॉय से पूछा कि आप कैसे आते हैं, आप कैसे आते हैं, कहा साहब कन्वेंस से आते हैं, टैक्सी करके आते हैं या बस से आते हैं, तो कितना पैसा लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है। तो उसने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको एक निश्चित धनराशि इसके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वेतन तो मैं दे ही रहा हूँ, ये और अतिरिक्त ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। उसने कहा आप इलाज कराते हैं, कहाँ कराते हैं, कहा साहब हॉस्पिटल में कितना खर्च हो जाता है, लगभग सर महीने में कुछ वैल्यू बताई उससे 100 200 300। तो एम्प्लॉयर ने कहा चलिए ठीक है, आप अपनी सैलरी से ना करके मैं इसके लिए आपको 200 रुपये 500 रुपये अतिरिक्त देता हूँ, दैट इज मौद्रिक लाभ दिया, तो इसको भी अलाउंसेस की श्रेणी में लाते हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग फैक्ट के ऊपर वेतन से अतिरिक्त कुछ उसे जो भी पैसा देता रहता है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। अब अलाउंसेस और यहाँ पर एक शब्द आया है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स और अलाउंसेस में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। यहाँ पर वो मौद्रिक लाभ देता है, कैश के रूप में देता है कि 100 रुपये 400 रुपये 300 रुपये हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा कि कन्वेंस से आते हैं तो ठीक है चलिए मैं आपको 200 रुपये पर मंथ आने जाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा अच्छा आप आते हैं, ठीक है, तो ऑफिस का एक स्कूटर है उसको आप ले लीजिए और आप उससे आया जाया करिए। आप ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉयर ने उसको कोई नकद पेमेंट नहीं दिया, ऑफिस के स्कूटर को प्रोवाइड करा दिया, या ऑफिस की गाड़ी आती जाती है उस गाड़ी से आप चले आया करिए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसने नकद नहीं दिया बल्कि उसे सुविधाएं दे दी। तो परक्विजिट्स का मतलब होता है कि नकद पेमेंट ना हो करके सुविधा के रूप में उसे उपलब्ध करा दिया जाए। राइट, यहाँ पर नकद पेमेंट होता है, चिकित्सा भत्ता दे दिया गया, बच्चों का भत्ता दे दिया गया, डॉग अलाउंस दे दिया गया, वर्दी अलाउंस दे दिया गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं। अब वो सारे के सारे यहाँ पर जो टैक्सेबल हैं वो सैलरी हेड के अंतर्गत आकर के जोड़ दिए जाते हैं। यहीं पर वही वैल्यू परक्विजिट्स की है। परक्विजिट्स के रूप में इनको अनुलाभ कहते हैं। अनुलाभ ठीक है कि वो मौद्रिक रूप में नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई तो मूल्य है। एम्प्लॉयर ने कहा अपने एम्प्लॉय से कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहा साहब एक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो कहा ठीक है आप इस विद्यालय में पढ़ाइए, इसका पेमेंट मैं करूँगा। आप देखिएगा कि ठीक है वो एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया, एम्प्लॉय को नहीं करना पड़ा, लेकिन वैल्यू तो गई। यदि यही काम एम्प्लॉय अपने बच्चे की फीस पे करता तो उसके पास से पैसा जाता, तो नहीं गया तो उसे लाभ हुआ, तो वे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अब वे वैल्यूज़ जो निकलेंगी टैक्सेबल परक्विजिट्स की, वो यहाँ पर सैलरी में टैक्सेबल हो जाएंगी। ओके, यहाँ प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, यदि सैलरी के बदले में उसे कोई लाभ, जैसे उसने कहा कि आप शेयर ले लीजिए, या ऑफिस का एक फर्नीचर था बेच रहे हैं, आप ले लीजिए, तो मैं आपको अपने एम्प्लॉय को उसने कुछ डिस्काउंट पर दे दिया।
जो कि बाहर हम खरीदते 20,000 रुपये का, एम्प्लॉयर ने उसको 5,000 रुपये में दे दिया, तो ये क्या हुआ, उसको अतिरिक्त लाभ मिल गया। तो वो भी जो लाभ मिला है वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, ये एक सिंपल सा, ये क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एक यहाँ पर पॉइंट आया एक्रेशन, आ गया ये एनुअल एक्रेशन ऑफ पीएफ, कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों। तो एम्प्लॉयर यदि उसमें 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है तो वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि इंटरेस्ट चार्ज उस पर 9.5% से अधिक हो रहा है उसकी बैलेंस वैल्यू के ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। राइट, ये ध्यान रहे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी से ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वहाँ हमने उसकी टोटल सैलरी ले ली। ओके, एक चीज़। दूसरा ये कि यहाँ पर एक बात ये कह सकता है कि एम्प्लॉयर ने टैक्स फ्री वेतन दे दिया, मैंने पीछे भी चर्चा की है, तो यहाँ पर वो ग्रॉस करके दिया जाएगा, टोटल बेसिक सैलरी के साथ में हम टोटल वैल्यू ऐड करेंगे। यदि वो बेसिक सैलरी मान ले 10,000 रुपये, 2,000 टैक्स के काट लिए, तो 8,000 उसको हैंड में रिसीव हुआ, लेकिन हम यहाँ जब लेंगे तो 10,000 रुपये लेंगे। ओके, और ये इस प्रकार से सैलरी को। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अलाउंसेस के बारे में। अलाउंसेस यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, तीसरा होता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। राइट, तो यहाँ पर देखिए कि जो फुल्ली टैक्सेबल हैं, तो ये तो जो भी मिलेगा आपको वेतन श्रेणी में वहाँ पर वेतन में जोड़ दिया जाएगा। जैसे डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन। राइट, सिटी कंपनसेशन, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के द्वारा सिटी में जो बड़े शहरों में उसके ऊपर लोड पड़ता है, उस लोड को कम करने के लिए उसे अलाउंस देता है, वो भी टैक्सेबल है। फूड या रिफ्रेशमेंट, ऑफिस में रहने से यदि उसको खाने या रिफ्रेशमेंट के लिए एम्प्लॉयर कुछ अलग से पेमेंट देता है, दैट इज़ आल्सो टैक्सेबल। फैमिली अलाउंस, ये फैमिली के डेवलपमेंट के लिए, फैमिली बाहर रहती है उनकी देख रेख के लिए यदि एम्प्लॉयर कुछ उसे देता है तो वो भी टैक्सेबल है। यही चीज़ डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन होता है कि एक स्थान पर जो आदमी किसी डिपार्टमेंट में काम करता है वो उस अपने विभाग से हटा करके दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ समय के लिए कार्य के लिए भेज दिया जाता है, उसके बदले में कुछ उसे अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं डेपुटेशन अलाउंस। वार्डन अलाउंस, यदि एक टीचर है, जैसे सपोज करिए यूनिवर्सिटी में टीचर है, हॉस्टल का वार्डन का भी काम करता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उससे अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, इसके लिए उसे अतिरिक्त पैसा दिया जाता है, तो भी वो भी टैक्सेबल होता है कम्प्लीटली। नॉन प्रैक्टिस, एक डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में सेवारत है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे तो वो पूरी तरीके से हॉस्पिटल पर डिवोट रहेगा, इसलिए उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाने के लिए एम्प्लॉयर उसे कुछ पैसा भत्ते के रूप में देता है कि आप प्रैक्टिस ना करें। ओके, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम, यदि एक निश्चित ड्यूरेशन 8 घंटे का है, उसे 2 घंटे अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उसका पैसा उसे मिलता है, तो वो भी यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने पीछे कहा कि एम्प्लॉयर कहता है कि आप अपनी वेतन से न करके हम आपको अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, वो आप खर्च करें या ना करें, कंप्लीट खर्च कर डालें, बिल्कुल ना खर्च करें, इससे कोई एम्प्लॉयर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। सर्वेंट रखने का पैसा देता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खर्चे के रूप में देता है, नाइट अलाउंस दे दिया, रूरल अलाउंस दे दिया, डॉग अलाउंस दे दिया। ओके, तो ये सारे क्या हैं, सब टैक्सेबल हैं। कुछ आते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे फॉरेन अलाउंसेस, कोई हमारा भारतीय एम्प्लॉय विदेश में सेवारत है, राइट, तो उसको जो विदेश में सेवा करने के बदले में जो भत्ते मिलते हैं वो पूरी तरीके से कर मुक्त होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी भत्ता प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है। कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं जो गवर्नमेंट, जो एम्प्लॉयर देता तो है एम्प्लॉय को, लेकिन वो खर्चे की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है। यदि वो कम्प्लीटली खर्च हो जाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो गए। यदि उसकी कोई सेविंग हो गई तो वो सेव पार्ट जो है, बचत वाला पार्ट, वो टैक्सेबल हो जाता है। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस या टूर अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया, मान लें 15,000 रुपये कहीं जाना था, वहाँ 10,000 खर्च होता है तो 5,000 रुपये जो बचत हो गई है वो टैक्सेबल होगी। 10,000 फिर ये 15 खर्च हो गया तो नो प्रॉब्लम। डेली अलाउंस, दैनिक भत्ते, यदि खर्च हो जाते हैं तो टैक्स फ्री हो गए, और खर्च नहीं होते, बच जाते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं। कन्वेंस अलाउंस है, इसी प्रकार से हेल्पर है, एकेडमिक है, यूनिफॉर्म का है, और रिसर्च के लिए यदि एम्प्लॉयर कोई पैसा देता है और वो कम्प्लीटली खर्च हो जाता है तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होगा। बचत जितनी होगी वो टैक्सेबल होगी। ये एग्जेम्प्टेड है। आगे अगले पीरियड लेक्चर में मैं आपको पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस पर एक कंप्लीट पीरियड लूँगा, क्योंकि इसमें का जो पार्ट है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में मैं परक्विजिट्स का वैल्यूएशन करके मैं क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।